वफाकी काबीना ने TLP को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP को कलअदम किया गया। ब्रीफिंग और हुकूमत पंजाब की सिफारिश के बाद वफाकी काबीना ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर TLP को दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस होने पर कलअदम करार दे दिया। दो 2016 से कायम TLP ने मुल्क भर में शरअंगेजी को हवा दी। 2021 में भी TLP पर पाबंदी लगाई गई, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी। पाबंदी की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह शहरी जावाहक हुए। वफाकी काबीना को TLP की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मुल्की सनअत और ज़राअत की तरक्की के लिए बिजली पैकेज का तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनअतों और किसानों को आइंदा 3 साल में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। सनअती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। इससे पहले सनअती शोबे को 34 रुपये और ज़रई शोबे को 38 रुपये पर फी यूनिट्स फराहम की जाती थी। रोशन मईशत बिजली पैकेज का बोझ ना तो घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दूसरा शोबा उठाएगा। सनअत और ज़राअत के शोबों की तरक्की से ही मुल्क कर्जों से निजात पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुल्की और बैरूनी सरमायाकारी की यकसां हौसला अफजाई, नए कारोबार में रुकावटों और मसाइल का हल, हुकूमत की तरजीह। बरामदात में इजाफे और नई सनतों के कयाम से मईशत के मुस्बत इशारिये जल्द देरपा माशी तरक्की में तब्दील किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी मसनूआत और पाकिस्तान में कारोबार को पुरकशिश बनाना हुकूमत की माशी मंजिल है। मुस्बत माशी इशारियों को कौमी तरक्की और खुशहाली की शक्ल में आवाम तक पहुँचाने के लिए दिन रात कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कारोबारी अफराद से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म रादोस्लाव सिकोर्स्की की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की पोलैंड की कंपनियों को पाकिस्तान में तवानाई, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी की दावत। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन की कोशिशों समेत इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख़्वाहां हैं पोलिश नायब वज़ीर-ए-आज़म। दोनों मुल्कों का ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए राब्तों को बढ़ाने पर इत्तेफाक। We agreed to expand bilateral cooperation in trade, energy, infrastructure, defense, counterterrorism, science and technology and education. I apprised His Excellency Foreign Minister of our concerns regarding unprovoked Indian aggression and पाकिस्तान और पोलैंड का तिजारत, तवानाई, बुनियादी ढांचे, दिफा, इंसदाद दहशतगर्दी, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी ताउन के फरोग की बेपनाह सलाहियत है। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक हुआ। पोलिश हममनसब का दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहम संग मील है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और पोलिश हममनसब की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान तिजारत में इजाफे के वसी इम्कानात, मईशत, तवानाई और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुस्बत बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक गजा में अमन के ख़्वाहां हैं। पोलैंड मुस्तहकम और पुरअमन जनूबी एशिया का हामी है। रियासतों की खुदमुख्तारी के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म पोलैंड रादोस्लाव सिकोर्स्की। वज़ीर-ए-आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का हदफ मुकम्मल। 1,08,035 खानदानों को 120 अरब रुपए के कर्ज जारी। 22,305 घर आबाद। 64,190 घर तकमील के आखिरी मराहिल में। मरियम नवाज का 1 लाख घर का हदफ पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। कर्जों का शफाफ इजरा काबिल तकलीद मिसाल है।
वज़ीर आला मरियम नवाज। पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुश्तरका वजारती कमीशन का छठा इजलास। कतर का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। $3 अरब की सरमायाकारी करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। पाकिस्तान कतर के साथ तिजारत और सरमायाकारी को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहता है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल। पाकिस्तान कतर का 10वां बड़ा तिजारती शराकतदार बन चुका। 5 बरस में तिजारत में 150% इजाफा हुआ। कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल अस्सानी। इलाकाई रवाबित का फरोग इज्तमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फरोग दे रही है। बंदरगाहों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जनूबी और वस्ती एशिया के साथ तिजारत के फरोग के लिए पुराज़िम है। पाकिस्तान जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान राबते का जरिया है। सीपैक के तहत रोड मंसूबे राबतों के हवाले से अहम हैं। राबते तिजारत ही नहीं, एतमाद साजी का भी जरिया है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए कौमी जूनियर हॉकी टीम भारत नहीं जाएगी। हुकूमत का बड़ा फैसला। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सिक्योरिटी के पेश नज़र भारत न भेजने का फैसला किया गया। PHF ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया। फैसला आला सतह के मशावरती इजलास के बाद किया गया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में खेला जाएगा। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा रोमानिया। रोमानिया के सेक्रेटरी दफा और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात। पाकिस्तान रोमानिया अस्करी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। एयर चीफ का इलाकाई अमन और सलामती के फरोग के लिए मजबूत दो तरफा शराकतदारी पर जोर। रोमानिया के चीफ ऑफ डिफेंस ने पाक फजाइया के शानदार जंगी कारनामों और पेशावराना महारत को सराहा। मुश्तरका फजाई मशकों, तरबियती प्रोग्राम्स और पेशावराना तबादलों की ख्वाहिश का इजहार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सवाबी में गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बातचीत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। आइंदा भी पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। DGISPR। अफगानिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनको फौरी तौर पर कंट्रोल करे, उनके जितने भी वहाँ पे अड्डे हैं उनको फौरी तौर खत्म करे। पाकिस्तान फौज ने पाकिस्तानी आवाम की आवाज पे लब्बैक कहते हुए इस हक को इस्तेमाल किया और दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। बैरूनी जारियत और दहशतगर्दों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ। बलोच अवाम का मुसल्लह अफवाज को जबरदस्त खराज तहसीन। अफगानिस्तान खवारिज के तमाम ठिकाने और अड्डे फौरी खत्म करे। पाकिस्तान ने बारहा अफगान हुकूमत से मुतालबा किया कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। शहरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच जस्टिस सरदार एजाज इसाक का फैसला मुअत्तल किया। पंजाब हुकूमत ने सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। आज़ाद कश्मीर का 78वां यौम तासीस कल मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीरी मुजाहिदीन ने डोगरा साम्राज्य के खिलाफ जदोजहद करते हुए रियासत का 5000 मुरब्बा मील इलाका आज़ाद करा लिया। गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में आज़ाद कश्मीर की पहली इनकलाबी हुकूमत की बुनियाद रखी। जम्मू कश्मीर पर भारतीय गैर कानूनी कब्जा, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 27 अक्टूबर को यौम सियाह मनाएंगे। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को तक़सीम बर्र सग़ीर के फार्मूले और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुनाफी जम्मू कश्मीर पर कब्जा जमा लिया था। भरपूर एहतजाजी जल्द से जुलूस, मुजाहरे और रैलियों से दुनिया को पैगाम देंगे कि भारत का गैर कानूनी तसल्लुत हरगिज़ कबूल नहीं।
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारत में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की नई लहर। मोदी और आरएसएस की हिंदुत्व पॉलिसियों ने भारत को इंतहा पसंदी का गढ़ बना दिया। वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के मुस्लिम मुखालिफ इक़दाम। मुसलमानों के खाने और मजहबी आज़ादी पर कदगन लगा दी। रामपुर और बिहार में इंतहा पसंद हिंदुओं का मस्जिद पर हमला और कुरान पाक की बेहुरमती। गजा में इस्राएली फौज की जंगबंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी। हमलों में एक और फलस्तीनी शहीद, 2 जख्मी। गजा में इमारतों के मलबे से मजीद 32 लाशें बरामद। इस्राएली पार्लियामेंट ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने के गैर कानूनी बिल की मंजूरी दे दी। गजा में 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी फौरी इलाज के लिए इनखला के मुंतजिर हैं। आलमी इदारा सेहत। पाकिस्तान की इसराइली जारहियत पर 2 टोक मजम्मत। मकबूजा मगरबी किनारे पर नाम नेहाद खुद मुख्तारी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर फलस्तीनी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, बिलखुसूस उनके हक़ के खुद इरादियत का हुसूल यकीनी बनाने के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा। ट्यूनिस में यूरोप जाने वाले तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 40 अफराद हलाक। कश्ती में 70 अफराद सवार थे, 30 को बचा लिया गया, 40 लाशों को निकाल लिया गया है। कश्ती में सवार तारकीन वतन का ताल्लुक अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों से है। गैर मुल्की खबर एजेंसी। शाइस्तगी, सब्र और कुर्बानी की अलामत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रफ़ीक़े हयात, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वालिदा, बिलावल भुट्टो जरदारी की नानी, बादिर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो को जहान फ़ानी से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। बेगम नुसरत भुट्टो एक औरत, एक माँ, एक तारीख साज रहनुमा। सदर आसिफ अली जरदारी का बेगम नुसरत भुट्टो को खैराज अकीदत। रावलपिंडी टेस्ट जनूबी अफ्रीका के नाम। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 138 रन बनाकर आउट। जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कीशु महाराज मैच और सिनोरान मिथुस्वामी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज। कौमी टीम के स्क्वाड्स का ऐलान। टी20 सीरीज के लिए 15 रुकनी और वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड मुंतखब। उस्मान तारिक पहली बार टी20 टीम में शामिल। बाबर आजम, अब्दुल समद और नसीम शाह की टी20 स्क्वाड में वापसी। हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह और फैसल अकरम की वनडे स्क्वाड में वापसी। टी20 सीरीज 28 अक्टूबर से खेली जाएगी। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद में खेली जाएगी। बहरीन में तीसरे एशियन यूथ गेम्स। पाकिस्तान टीम वॉलीबॉल इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में कौमी टीम की उज़्बेकिस्तान के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। मैच में कौमी वॉलीबॉल टीम की जीत का स्कोर 25-13, 25-20 और 25-18 रहा। और वियना ओपन टेनिस। इटली के जैनिक सिनर और रूस के डैनियल मेडवेदेव प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जैनिक सिनर की जर्मनी के डैनियल अल्तमायर को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। डैनियल मेडवेदेव की पुर्तगाल के नोनो बोर्जेस के खिलाफ कामयाबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुत्तहिद होकर रहिए, सिर्फ इसी तरीके से आप पाकिस्तान को दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत बना सकते हैं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने मुत्तफ़िका तौर पर TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की। तफसील जानते हैं मजहर अब्बास से। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP को कालअदम करार देने की मंजूरी दी गई। हुकूमत पंजाब के आला अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इजलास में वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि TLP पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस है। 2016 में कायम होने वाली इस तंजीम ने पूरे मुल्क में इंतशार और शरअंगेजी को हवा दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। 2021 में उस वक्त की हुकूमत ने इस तंजीम पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह बाद आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी की शर्त पर तंजीम पर से पाबंदी हटा दी गई। TLP पर पाबंदी की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी TLP की पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। वफाकी काबीना ने ब्रीफिंग और हुकूमत पंजाब की सिफारिश के बाद फैसला किया कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सनअत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान किया है। पैकेज के तहत सनअतकारों और किसानों को आइंदा 3 साल में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द से मुलाकात में रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान किया। मुलाकात में मुआशी तरक्की और सरमायाकारी की बेहतरी से मुताल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी बहरान से इक़्तिसादी इस्तेहकाम का कठिन सफर मुआशी टीम की मेहनत और स्टेक होल्डर्स के ताउन से मुमकिन हुआ। बेहतर पॉलिसियों की बदौलत मुआशी इशारे बेहतर हुए। हम सबको मिलकर मजीद मेहनत करना है। उन्होंने कहा कि सनत और ज़राअत के शोबों की तरक्की से मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन या कोई शोबा नहीं उठाएगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी और उनकी टीम की काविशों को सराहते हुए कहा कि मुल्की मईशत की तरक्की और रोजगार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की इंतहाई जरूरी है। खित्ते में मुसाबिकत बढ़ाने और कारोबारी सहूलतों में इजाफे के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता बरस मौसम सरमा में दिए जाने वाले पैकेज के तहत सनती और ज़राई शोबे ने 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की, जिसकी बदौलत सनतों का पहिया चला, बरामदात में इजाफा और रोजगार के मौके पैदा हुए। पुख्ता यकीन है कि शुबाना रोज मेहनत से पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी का हदफ जल्द हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म के ऐलान करदा रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 के दौरान सनती शोबे को 34 रुपए और ज़राई शोबे को मिलने वाले यूनिट्स की कीमत को खातरखा कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। आइंदा 3 बरस में पूरा साल सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। सनत और ज़राअत जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इन दोनों जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बिजली की कीमत जहाँ ज़राअत के लिए 38 रुपए थी, अब 22 रुपए 98 पैसे, जहाँ सनत के लिए 35 रुपए थी, वहाँ 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट इजाफी बिजली के इस्तेमाल के लिए चार्ज होगा, जिससे आपकी पूरी बिजली की खरीद की औसत के अंदर कमी आएगी। हमने पहले ही पिछले 18 महीने के अंदर 16 रुपए फी यूनिट इंडस्ट्री के रेट के अंदर कमी कर चुके हैं। ये उसके बाद मजीद कमी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि बरामदात में इजाफे और नई सनतों का क़याम से मईशत के मुस्बत इशारिये जल्द देरपा मुआशी तरक्की में तब्दील किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्की और बैरूनी सरमायाकारों की यकसा हौसला अफजाई, नए कारोबार करने में तमाम रुकावटों और मसाइल हल करना और कारोबारी बरादरी को सहूलतें पहुँचाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तानी मसनूआत और कारोबार को आलमी सतह पर पुरकशिश बनाने के लिए पुरअज़्म है। मईशत की
دیرپا ترقی کے لیے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے باہمی اور عملی تعاون سے مثبت نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر تجارت کے ساتھ مصنوعات کی تیاری اور پیداواری شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے حکومت مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ عالمی سطح کی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کے ساتھ ملکی صنعتوں کے فروغ کے لیے بھرپور طریقے سے کام جاری ہے۔ وزیراعظم سے ملاقات میں معیشت اور صنعت کے مختلف شعبوں کے نمائندوں نے اپنے مسائل اور مختلف حکومتی اقدامات کے لیے سفارشات پیش کی۔ وزیراعظم نے پیش کردہ سفارشات کے تناظر میں بہترین حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایات جاری کی تاکہ ملکی معیشت کو کاروباری حضرات کے تعاون سے دیر پا ترقی اور مثبت سمت میں گامزن کیا جا سکے۔ اجلاس میں صنعتی پیداوار کے اخراجات کو کم کرنے، علاقائی سطح پر دوسرے ممالک کی مصنوعات کے مقابلے میں پرکشش بنانے اور صنعت و تجارت میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کے امکانات پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بزنس کمیونٹی نے حکومتی اقدامات کی بدولت مختلف شعبوں میں میکرو اکنامک استحکام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اسی مثبت سمت میں مزید مؤثر کام کرنے سے ملک میں معاشی صورتحال سرمایہ کاری کے لیے مزید سازگار بنائی جا سکتی ہے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ رادوسلاو سیکورسکی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور پولینڈ کے درمیان دہائیوں پر محیط خوشگوار اور دوستانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے 1970 سے جاری پولینڈ کی خصوصی اعلیٰ سطح صنعت کاری اور ترقی کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے تجارت، توانائی، دفاع، تعلیم اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم نے پولینڈ کی کمپنیز کو پاکستان میں توانائی، کان کنی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری اور نئے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی۔ ملاقات میں مشرق وسطی اور یوکرین میں امن کی کوششوں سمیت علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر محمد شہباز شریف نے پولینڈ کے وزیر اعظم کے لیے تہنیتی پیغام دیا اور انہیں پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ رادوسلاو سیکورسکی نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کرنے میں پولینڈ کی بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پیٹرو کیمیکل سیکٹر میں پولینڈ کی سرمایہ کاری 50 کروڑ امریکی ڈالر سے زائد ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ پاکستان بھی واٹر ٹریٹمنٹ میں پولینڈ کی مہارت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دونوں ملکوں نے تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے روابط کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ایک اور پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان اور پولینڈ نے تجارت، توانائی، دفاع اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق کیا ہے۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم رادوسلاو سیکورسکی کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور پولینڈ کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون کے فروغ کے مواقع موجود ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں نمرہ سہیل سے۔ وزارت خارجہ میں مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے پولش ہم منصب کے دورہ پاکستان کو دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم سنگ میل قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پولینڈ کو اپنا اہم شراکت دار سمجھتا ہے۔ We agreed to expand bilateral cooperation in trade, energy, infrastructure, defense, counterterrorism, science and technology and education. I apprised His Excellency Foreign Minister of our concerns regarding unprovoked Indian aggression and Pakistan. پولینڈ کے نائب وزیر اعظم رادوسلاو سیکورسکی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ Poland and Pakistan share a common perspective on the importance of sovereignty and territorial integrity of states. We also root for peace in Gaza, in recognition of Palestine for decades, and we believe there should be a two-state solution. دفتر خارجہ میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے پولش ہم منصب کے ساتھ وفود کی سطح پر ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے مثبت رجحان کو سراہا گیا۔ Pakistan deeply values its historically warm and friendly relations with Poland. Our relations have been premised upon mutual respect, goodwill since the establishment of diplomatic relations in 1962. We hope that our bilateral relations will continue to follow an upward trajectory. And I'm glad to say that relations between Poland and Pakistan are good. We have technologies that Pakistan could benefit from.
नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार ने पोलिश हम मनसब के साथ 1-on-1 मुलाकात भी की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद पाकिस्तान और पोलैंड की खारजा अमूर की वजारतों के दरमियान ताउन के फरोग की मुफाहमती यादाश्त पर दोनों मुल्कों के नायब वज़राए आज़म ने दस्तखत किए। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद और पोलिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के दरमियान भी ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। इससे पहले पोलैंड के नायब वजीर आजम दफ्तर खारजा पहुंचे तो नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान तिजारती हुजूम बढ़ाने के अज़म से दोनों मुल्कों की माशी और समाजी तरक्की को फरोग मिलेगा। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरआज़म है। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रही है। इनसे निपटने के लिए आलमी सतह पर ताउन और बाहिमी एतमाद इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए अक़वाम के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई राब्तों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। सीपेक का मंसूबा न सिर्फ चीन पाकिस्तान बल्कि खित्ते के लिए इनकलाबी इक़दाम है। तफसील जानते हैं फ़ाहद जावेद से। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई सेशन से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि इलाकाई रवाबित को फ़रोग़ देना इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। Pakistan's strategic location connecting South Asia with Central Asia, the Middle East and China makes it a natural hub for regional connectivity. CPEC is now widely recognized as a catalyst for energy infrastructure development, transport connectivity, and enhanced trade across the whole of South and Central Asia. वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट का मरबूत और जदीद निज़ाम मुल्की मईशत के लिए अहम अंसर है। Transport and connectivity are the pillars of economic growth. They drive trade, enable the movement of goods and people, and serve as critical enablers of regional integration. In today's rapidly evolving world, efficient transport systems are no longer a luxury. वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान रेलवे इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रही है। Pakistan has planned a main line 4 to contribute towards the development of Gwadar port by linking it with existing railway network. The railway system of Pakistan is planned to deliver a future where connectivity is a key to development. बहरी अमूर के वफाकी वज़ीर जुनेद अकबर ने कहा कि पाकिस्तान बंदरगाहों के जरिए आलमी तिजारत को फ़रोग़ दे रहा है। Pakistan's economy is forecasted to be $1 trillion by 2035. We are empowering our maritime sector through artificial intelligence solution and digitalization. कॉन्फ्रेंस में तुर्किया, ईरान, सऊदी अरब, आज़रबाईजान, बेलारूस समेत दीगर ममालिक के वज़रा ने शिरकत की और कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। फ़ाहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से रोड सेफ्टी के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी एलची ने मुलाकात की। वो इलाकाई वज़राए ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर हैं। मुलाकात के दौरान जां तोद ने वज़ीर ख़जाना को सड़कों की हिफाजत के आलमी और इलाकाई पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सड़क हादसात इंसानी जानों और मईशत दोनों के लिए शदीद नुकसानदेह हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घरों का हदफ पूरा होने पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिलासूद आसान कर्ज का टारगेट मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि 10 माह में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख कर्जों का शफाफ इजरा काबिल तकलीद मिसाल है। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा किया जाएगा।
पाकिस्तान और कतर के दरमियान छठे मुश्तरका वजारती कमीशन का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी ने मुश्तरका तौर पर की। इजलास के दौरान पाकिस्तान और कतर के दरमियान इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन के मुतादिद प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत किए गए। कतर ने पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी के अज़्म का इयादा भी किया। दोनों ममालिक ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के दरमियान बराह रास्त रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। सिंध असम्बली के स्पीकर सैयद अवैस कादिर शाह ने बिलावल हाउस कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान स्पीकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध असम्बली की कानून साजी से मुतालिक कारकर्दगी 2026 में कराची में बैनुल अक़वामी CPA रीजनल कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी और अपने हल्के से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकने कौमी असम्बली सैयद इब्रार शाह ने बिलावल हाउस में मुलाकात की, जिसमें पीपल्स पार्टी तालुका मेहराबपुर के सदर सैयद आकिल शाह और सैयद मुस्तफ़ा शाह भी मौजूद थे। इस मौके पर मेहराबपुर में अवामी मसाइल के हल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रुकने सिंध असम्बली नईम अहमद खरल के रहायश गाह पर उनकी इयादत की। इस मौके पर उन्होंने सेहत से मुतालिक उनकी खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सिंध के साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह भी मौजूद थे। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने अपने सरकारी दौरा रोमानिया में अहम मुलाकातें की हैं। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने रोमानिया के सेक्रेटरी दिफा एडवर्ड बाचाइते और चीफ ऑफ डिफेंस जनरल गेवर गैत्सिया विलात से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के माबैन अस्करी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक हुआ। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान रोमानिया के साथ अपने मजबूत सफारती और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। रोमानिया के सेक्रेटरी दिफा ने पाक फ़ज़ाइया के वसी तजर्बे से मुस्तफ़ीद होने की ख्वाहिश का इज़हार किया। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी और स्मोक के तदारुक के लिए इनकलाबी इक़दाम किए गए हैं। तफसील से आगाह करेंगे वसीम सज्जाद। लाहौर के कनेट कॉलेज में स्मोक के हवाले से नशिस्त के दौरान पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने स्मोक की कमी के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम पर रोशनी डाली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सूबे में पहली मरतबा स्मोक के खात्मे और एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार की गई है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोक की वजूहात के तदारुक के लिए ईंटों के भट्ठों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया है और पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। Fog cannon is a remedy. It is a localized action. Where you see high AQI, you send your fog cannons. These air cannons जो हैं वो वही वाला ऑलमोस्ट काम करते हैं जो आप एक आर्टिफिशियल रेन के साथ कराते हैं। लोकल गवर्नमेंट है वो अपने स्प्रिंकलर्स के साथ पूरी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे स्प्रिंकल कर रही है। वासा अपनी गाड़ियों के साथ स्प्रिंकल कर रहा है। उनका एक डैशबोर्ड है, हर दिन वो अपलोड होता है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब भर के लिए स्मोक वार रूम कायम किया गया है। हुकूमत स्मोक के खात्मे के लिए जदीद तरीकों पर अमल कर रही है। गवर्नमेंट पॉलिसी दे सकती है, गवर्नमेंट अवेयरनेस कर सकती है, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी दे सकती है, गवर्नमेंट डेटा दे सकती है, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कर सकती है, इन्फोर्समेंट कर सकती है। लेकिन जब तक अनलेस वी चेंज, unless people change, citizens change, industrialists change, farmers change, जब तक हमने नहीं चेंज होना, nothing will change. सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि हुकूमत स्मोक से निमटने के लिए अमली इक़दाम कर रही है, जबकि अवाम के ताउन के बगैर फिजाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सकता। उन्होंने कहा कि साफ माहौल शहरियों के ताउन से ही मुमकिन है। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया गया। लार्जर बेंच ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। कोयटा में इंटरनेशनल बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब में चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि दिफाए वतन सबसे मुकद्दम है। तफसील जानते हैं सरफराज शेख से। बलूचिस्तान के अवाम दिफाए वतन के लिए फ्रंटलाइन सिपाही हैं।
پاکستان میں اقلیتوں کو برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا سید عبدالخبیر آزاد کا کوئٹہ میں پیغام پاکستان انٹرنیشنل بین المذاہب امن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر قوم کا فخر ہیں۔ مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں تاریخی کامیابی نے بھارت کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے فیلڈ مارشل کو، گورنمنٹ پاکستان اور میاں شہباز شریف صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ فتح عطا کی۔ مولانا سید عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا کہ کوئٹہ میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس پیغام ہے کہ بلوچستان پرامن اور تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے احترام کا جذبہ رکھتا ہے۔ ملک میں بسنے والی تمام اقلیتیں بلا تفریق مذہب رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر پاک افواج کے شانہ بشانہ متحد ہیں۔ بلوچستان کی سرزمین سے ایک میسج دے رہی ہیں، کسی ایسی سازش، کسی ایسے ایجنڈے کو اس وطن عزیز پاکستان میں نہیں چلنے دیں گے جو پاکستان کے خلاف ہوگا۔ انٹرنیشنل بین المذاہب کانفرنس سے صوبائی وزیر میر صادق عمرانی، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور بلوچستان میں بسنے والی تمام اقلیتی برادری کے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا اور سرزمین وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ امن کانفرنس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ ہم بحیثیت پاکستانی قوم پوری دنیا کے لیے امن، رواداری، بھائی چارے اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ہے کہ صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ انتشار پھیلانے والوں کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ تفصیل ازکا مقصود سے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات ازما زاہد بخاری نے کہا کہ اس وقت صوبے میں 10 لاکھ سے زائد لوگوں کے پاس اسلحہ لائسنس موجود ہیں، جو امن و امان کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ 28 اسلحہ ڈیلرز کے لائسنس منسوخ کرنے کے ساتھ بغیر لائسنس اسلحہ والی دکانیں سیل کی گئی ہیں اور نئے اسلحہ لائسنس کے اجرا پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے جی اس اسلحے کی خرید و فروخت کے حوالے سے، اور جیسے میں نے گزارش کی تھی کوئی نیا نہ اسلحہ لائسنس جاری ہوگا اور نہ ہی اسلحے کو یا ڈالا کلچر وہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جس لوگوں کے پاس لائسنس اسلحہ ہے ان کو بھی اپنا اسلحہ خدمت مراکز کے اندر رجسٹر کرانا لازمی ہے، اور اگر کسی نے لائسنسی اسلحہ بھی رجسٹر نہیں کرایا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جن کے پاس بغیر لائسنس کے اسلحہ ہے ان کو ہر صورتحال میں اسلحہ سرنڈر کرنا ہوگا۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ مذہبی جماعت کے احتجاج کے دوران پولیس پر حملے، اہلکاروں پر تشدد اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت دہشت گرد ذہنیت کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر اسپیشل پروسیکیوشن سیل قائم کیا گیا ہے۔ یہ 3-4 طرح کی مختلف فائر آرمز ہیں جن کے بلٹس ہیں، جس میں 12 بور بھی ہے، جس میں پسٹلز بھی ہیں، اور جس کے اندر مختلف فائر آرمز کو استعمال کیا گیا ہے۔ 8 پبلک وہیکلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں پولیس کی، 1 SMG چھینی گئی ہے، 2 12 بور کی گنز چھینی گئی تھی، اور 945 بلٹس جو ہیں انہوں نے چھین کر قبضے میں لی تھی، جو بعد میں پھر انہوں نے استعمال کی۔ اور جو والدین ہیں ان سے میری گزارش ہے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، چونکہ بعد میں پھر یہ والدین جب روتے بلکتے نظر آتے ہیں یا تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو یہ یقیناً ہم سب کے لیے بھی بہت ایک تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ازما زاہد بخاری نے کہا کہ کسی مسجد کو بند نہیں کیا گیا اور نہ ہی کیا جائے گا۔ لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں افغان خواتین کی صورتحال پر ایک سوال کے جواب میں کہا کہ 2 دہائیوں تک لاکھوں افغان لڑکیوں کو تعلیم کے مواقع ملے اور اپنے بہتر مستقبل کا خواب دیکھنے لگیں، مگر اب انہیں گھروں تک محدود کر دینا اور تعلیم سے محروم کرنا ایک المیہ ہے۔ انہوں نے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے خواتین کو تعلیم، روزگار اور آزادی کا حق فراہم کرے۔ افغان طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم اور ان کو کام کرنے دینے پر بین لگایا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ Well, you know, I've been to Afghanistan many times. We went in for 20 years and several million Afghan girls received education and
could be forgiven for imagining that their country would now treat them well. Right. And to now take people back to their houses and to deny them education is almost, or the prospect of having a normal job, is almost worse than not having it in the first place. We call on the Taliban government to respect the undertakings that they made at the time of the negotiations, that the position of women would not be degraded. Right. Of course, they've broken them. और पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म रादोस्लाव स्कोर्स्की ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का दौरा किया। पोलैंड की तरक्की का सफ़र और उभरते ममालिक के लिए पैगाम के उन्वान से मुनक़िदा सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है और हम इसके शराकतदार बनने के ख़्वाहां हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पोलिश ऑयल एंड गैस कंपनी गुज़श्ता 28 बरस से पाकिस्तान में काम कर रही है, जबकि दोनों ममालिक कानकनी, IT, खुराक और मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन के वसीम मौक़े मौजूद हैं। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पोलैंड पाकिस्तान में नायाब मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करना चाहता है। तकरीब से खिताब करते हुए DG इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ सुहेल महमूद ने कहा कि पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात में नई जहद पैदा होगी और दिफा, मईशत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफा होगा। जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से शायरों और अदीबों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब के दौरान आज़ाद कश्मीर के साबिक़ सदर सरदार मसूद खान ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर के शौरा, अदीब और नसर निगार अपनी तहरीरों के ज़रिए माशरे की फ़िक्री और नज़री रहनुमाई करते हुए कौमी बयानियाँ तश्कील दें ताकि दुनिया को बताया जा सके कि कश्मीरी कौम की क्या सियासी उमंगें हैं। आज़ाद कश्मीर का 78वां यौम तासीस कल मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। इस दिन की तारीखी अहमियत के बारे में बता रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद से अदील अहमद खान। 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीरी मुजाहिदीन ने डोगरा साम्राज्य के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद करते हुए रियासत का 5000 मुरब्बा मील इलाका आज़ाद करवा लिया और यहाँ गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में आज़ाद कश्मीर की पहली इनकलाबी हुकूमत की बुनियाद रखी। 24 अक्टूबर कश्मीर की तारीख में हकीकत में मंजिल नहीं बल्कि निशान मंजिल है। एक तवील सफ़र का एक पहला ऐसा पड़ाव था कि जिसमें कश्मीर के हुर्रियत पसंदों ने, आज़ादी पसंदों ने अपनी ख्वाहिशात और उमंगों की तर्जमानी करते हुए डोगरा इस्तबदाद के ख़िलाफ़ एक मज़ाहमत शुरू की और मुख्तसर अरसे में वो मज़ाहमत इस हद तक कामयाब ठहरी कि वो एक इतना बड़ा इलाका हासिल करने में कामयाब हुए जिसे आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर का नाम दिया गया। ये महज इत्तफाक नहीं था बल्कि उन शहदा की कुर्बानियों का समर था जिन्होंने आज़ादी के शजर की आबियारी अपने लहू से की। बहुत ज़रूरी है कि ये तो यौम तासीस जो है इसका पैगाम, इसका जज्बा नई नस्लों तक पहुँचे और बड़ा अच्छा है कि रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तकरीबात हो रही हैं जिसमें नई नस्ल, जिसमें स्कूल भी है, कॉलेज भी है, आम शहरी भी हैं, उनको यौम तासीस के हवाले से मालूमात भी दी जा रही हैं और एक जज्बे की तरसील है पुरानी नस्ल से नई नस्ल और नई नस्ल से आने वाली नस्ल में। आज़ाद कश्मीर का 78वां यौम तासीस कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया जाएगा और इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 27 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे, जिसका मकसद दुनिया को ये याद दहानी कराना है कि भारत जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है और वो आज़ादी के मुतालबे की पादाश में कश्मीरियों को वहशियाना जबर का निशाना बना रहा है। KMS के मुताबिक भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को तक़सीम बर्र-ए-सग़ीर के फार्मूले और कश्मीरियों के ख्वाहिशात के मुनाफी जम्मू कश्मीर पर कब्जा जमा लिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कश्मीरी अवाम पर जोर दिया कि वो इस दिन भरपूर एहतजाजी जलसे जुलूस, मुजाहरे और रैलियाँ मुनक़िद करके आलमी बरादरी को ये वाज़ेह पैगाम दे कि उन्हें अपनी सरज़मीन पर भारत का गैर कानूनी तसल्लुत हरगिज़ कबूल नहीं है। तर्जुमान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्ज़े के खात्मे और कश्मीरियों को उनका पैदाइशी हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में 8वीं जमात तक कश्मीरी ज़बान की निसाबी कुतुब की अदम दस्तयाबी ने माहिरीन तालीम में बड़े पैमाने पर तशवीश को जन्म दिया है।
ماہرین تعلیم معاملے کو کشمیر کی تہذیب و ثقافت کو مٹانے کے مضموم بھارتی منصوبے کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی کی بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کو بلڈوزرز کارروائی کا بدستور نشانہ بنا رہی ہے۔ رواں برس کے پہلے 6 ماہ میں مقبوضہ علاقے اور بھارتی ریاستوں میں 3000 سے زائد مسلمانوں کے گھر مسمار کیے گئے، جس کے نتیجے میں 27,000 کے لگ بھگ لوگ بے گھر ہو گئے۔ بھارت کی موجودہ فاشسٹ مودی حکومت کو عالمی فورمز پر اعتماد کے بحران کا سامنا ہے۔ معرکہ حق میں بدترین شکست کے بعد سے سفارتی ناکامیاں مودی حکومت کے گلے کا ہار بن چکی ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مودی صرف آسیان سمٹ میں آن لائن شرکت کریں گے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں بھارتی وزیر اعظم کے امریکی صدر سے ممکنہ ملاقات کے امکانات ختم ہو گئے ہیں۔ فاشسٹ مودی نے اپنی غیر حاضری کی وجہ دیوالی کی تعطیلات کو قرار دیا ہے۔ بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو روسی تیل کی درآمدات اور امریکی ٹیکسز کے اضافے نے مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ عالمی رہنماؤں سے ملاقات کرنے سے گریز دراصل مودی کے جھوٹ اور پروپیگنڈے کو بے نقاب کرتا ہے۔ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کی جانب سے ایڈوائزری کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے بارے میں اسرائیل کے حوالے سے ایڈوائزری خوشائن ہے۔ اس ایڈوائزری میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسرائیل انسانی امداد کی ترسیل کے حوالے سے قانونی ذمہ داریاں بجا لانے کا پابند ہے۔ اسرائیل فلسطینی عوام تک پانی، خوراک اور میڈیکل سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے پابند ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت اور عدالت کی ایڈوائزری پر فوری عمل درآمد پر زور دیتا رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فورسز کے تازہ حملوں میں ایک فلسطینی شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ فضائی حملوں میں مختلف مقامات پر بمباری کی گئی، جبکہ بھوک اور پیاس سے مجبور فلسطینیوں کو امداد کی عدم فراہمی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مسلسل امدادی ٹرکوں کے قافلوں کو رفح کراسنگ سے گزرنے میں بدستور رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں 32 لاشوں کو ملبے سے برآمد کیا گیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت سے غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 68,280 سے زائد ہو چکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق غزہ میں 15,000 سے زائد فلسطینی ایسے ہیں جنہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے اور وہ علاج کے لیے انخلا کے منتظر ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اسرائیلی پارلیمنٹ نے مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے غیر قانونی بل کی منظوری دے دی ہے۔ بل کے حق میں 25 جبکہ مخالفت میں 24 ووٹ پڑے۔ سعودی عرب نے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی آبادکاری اور توسیع پسندانہ عزائم کو مسترد کرتے ہیں۔ قطر نے بھی اسرائیلی اقدام کو فلسطینیوں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش قرار دیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کی پالیسی بدستور یہی ہے کہ اسرائیل مقبوضہ کنارے کو ضم نہیں کرے گا۔ انہوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں الحاق کے حق میں ہونے والی ووٹنگ کو انتہائی اہم کانہ سیاسی اقدام قرار دیا۔ چیئرمین پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر رانا محمد قاسم نون نے کمیٹی اراکین کے ہمراہ یونیورسٹی آف مظفر آباد کا سرکاری دورہ کیا، جس میں تعلیمی صورتحال اور عملی ضروریات کا جائزہ لیا گیا۔ وائس چانسلر نے کمیٹی کو یونیورسٹی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ رانا محمد قاسم نون نے یونیورسٹی کے علمی کاوشوں کو سراہا۔ کمیٹی اراکین نے کشمیر کی جدوجہد اور شہداء کی قربانیوں کو اجاگر کرنے کے لیے تقریبات کا انعقاد کرنے پر زور دیا۔ ناظرین، مسلم لیگ نے پاکستان بنایا اور مسلم لیگ نون نے وطن عزیز کو جوہری طاقت بنانے سمیت سی پیک، موٹر ویز جیسے میگا پروجیکٹ شروع کر کے تعمیر و ترقی کی بنیاد ڈالی۔ یہ بات وفاقی وزیر احسن اقبال نے خان عبدالقیوم خان کی برسی کے موقع پر کہی۔ اسلام آباد میں خان اعظم کے رفیق خاص کنور قطب الدین خان کی رہائش گاہ پر خان اعظم خان عبدالقیوم خان کی سالانہ برسی کے موقع پر منعقد ہونے والی قومی یکجہتی کانفرنس میں مسلم لیگ نون سمیت دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین اور اہم شخصیات نے تحریک پاکستان کے صف اول کے رہنما اور قائد اعظم کے دیرینہ اور مخلص ساتھی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ترقی و منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ خان عبدالقیوم خان جیسے رہنما قوموں کے مقدر سنوارتے ہیں۔ پاکستان کو حقیقی معنوں میں ترقی سے ہمکار کرنے کے لیے ہم سب کو خان عبدالقیوم خان کی طرح اپنی ذات سے آگے بڑھ کر ملک کو فوقیت دینا ہوگی۔ وہ ملک جہاں ہر روز خود کش بمبار پھٹا کرتا تھا، اسی پاکستان کے اندر مکمل امن کو قائم کیا گیا اور دہشت گردی کا کلا کما کر دیا گیا۔ اسی پاکستان میں سی پیک جیسا منصوبہ لا کے پاکستان کو عالمی سرمایہ کاروں کی منزل
یا ان کے لیے ایک پرکشش ڈیسٹینیشن تبدیل کر دیا گیا. 2018 میں ایک سازش کے ذریعے پھر پاکستان کو مسلم لیگ سے چھین لیا گیا. جو معاشی طور پر اس کے نتائج ہیں وہ اتنے بھیانک اور خوفناک ہیں کہ کافی سال لگیں گے کہ ہم دوبارہ اس سے مکمل طور پہ نکل سکیں. کانفرنس سے عبداللہ گل، ظفر اقبال جھگڑا، سردار عتیق، کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر اور حیدر عباس رضوی سمیت اہم شخصیات نے خان عبدالقیوم خان کی شخصیت اور طرز سیاست پر زبردست الفاظ میں روشنی ڈالی. اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا جس پر اسلامیہ کالج پشاور کی تصویر لگائی گئی تھی، جس کا سنگ بنیاد خان عبدالقیوم خان نے رکھا تھا. عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ایس پی I-9 عدیل اکبر کانسٹیٹیوشن ایونیو سے دفتر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اپنی ہی گاڑی کے اندر فائر لگنے سے جاں بحق ہو گئے. ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. تحقیقات کے بعد حتمی تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا. ہم نے ایس پی عدیل اکبر کو بلوچستان سے ریکوزیشن کر کے بلایا تھا. ادبی تنظیم زاویہ کے زیر اہتمام ممتاز افسانہ نگار محترمہ دعا عظیمی کے افسانوں کے مجموعے فریم سے باہر کی تقریب پذیرائی اکادمی ادبیات پاکستان میں ہوئی. تقریب کی صدارت ممتاز ادیب محمد حمید شاہد نے کی. مقررین نے کہا کہ دعا عظیمی کے افسانوں کے موضوعات میں تنوع اور جدت کی اس درجہ رنگا رنگی ہے کہ آدمی حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے. ان کا طرز بیان سادہ، دلچسپ اور گہرائی کا حامل ہے. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی. مٹھی، تربت اور لسبیلا میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 31، لاہور 33، کراچی 38، پشاور 32 جبکہ کوئٹہ میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت نے پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستانی کھلاڑیوں کو سیکیورٹی کے پیش نظر بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. فیصلہ اعلیٰ سطح کے مشاورتی اجلاس کے بعد کیا گیا. پاکستان ہاکی فیڈریشن نے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو حکومتی فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے. جونیئر ہاکی ورلڈ کپ 28 نومبر سے بھارت میں کھیلا جانا ہے. سیکریٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن رانا مجاہد نے کہا کہ بھارت میں ان حالات میں جا کر کھیلنا کسی طور پر مناسب نہیں ہے. پاکستان نے وائٹ بال کرکٹ سیریز کے لیے اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے. T20 انٹرنیشنلز کے لیے 15 رکنی جبکہ ون ڈے کے لیے 16 رکنی اسکواڈز کا اعلان کیا گیا. عثمان طارق پہلی بار T20 اسکواڈ کا حصہ بنے ہیں. سابق کپتان بابر اعظم، نسیم شاہ اور عبدالصمد کی T20 جبکہ حارث روف، حسیب اللہ اور فیصل اکرم کی ون ڈے اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز 28 اکتوبر سے 1 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی. ون ڈے سیریز 4 سے 8 نومبر تک فیصل آباد میں ہوگی. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر رہی. دوسرے ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ نے 8 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی. راولپنڈی ٹیسٹ کے چوتھے روز قومی ٹیم دوسری اننگز میں صرف 138 رنز بنا سکی. 6 کھلاڑی ڈبل فگر تک نہ پہنچ سکے. بابر اعظم 50 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے. سلمان لیاقہ نے 28، محمد رضوان 18، سعود شکیل 11 اور ساجد خان نے 13 رنز بنائے. جنوبی افریقہ کی جانب سے سائمن ہارپر نے 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. کیشو مہاراج نے 2 اور کگیسور ربادہ نے 1 وکٹ حاصل کی. مہمان ٹیم نے 68 رنز کا آسان ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. پہلی اننگز میں پاکستان کے 333 رنز کے جواب میں جنوبی افریقہ نے 404 رنز بنائے تھے. کیشو مہاراج میچ اور سنوران متوسامی سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. دونوں ٹیموں کے درمیان T20 سیریز 28 اکتوبر سے شروع ہوگی. خبرنامہ مکمل ہوا. سلمہ کوثر اور زبیر احمد صدیقی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپڈیٹس کے لیے PTV نیوز کے ساتھ رہیے.